सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। द्वितीय नियम पढ़ने से पहले प्रथम नियम। तो प्रथम नियम और प्रथम नियम में निकाय को Q ऊष्मा देने पर उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होता है। ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। निकाय को Q ऊष्मा दी जाए तो Q दी गई ऊष्मा का Q दो पार्ट में, एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और शेष भाग कार्य करने में व्यय होता है। तो ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसमें डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा कार्य ऊर्जा हो गया, Q दी गई ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। तो तीनों का मात्रक एक ही होना चाहिए, तीनों जूल में, तीनों कैलोरी में या तीनों किलो कैलोरी में होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ली जाए तो Q का मान धनात्मक और निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाए तो Q का मान ऋणात्मक होगा। अब आते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम प्रथम नियम का पूरक होता है। इसके अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव होता है। आंशिक रूप से ऊष्मा के कार्य करने में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि उच्च ताप पर स्रोत से ऊष्मा ली जाए और ऊष्मा का जो भाग कार्य में न परिवर्तित हो वह निम्न ताप पर सिंक को दे दी जाए। ऊष्मा का प्रवाह केवल स्रोत एवं सिंक के ताप पर निर्भर करे, न कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसमें स्रोत और स्रोत जो है ये आपका हो गया उच्च ताप। उच्च ताप से ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ली जाए, Q1 ऊष्मा, और कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा ली करके, तो ये कार्यकारी पदार्थ हो जाएगा। ऊष्मा ले करके कुछ भाग कार्य करने में व्यय W Q1 माइनस Q2। तो कुछ भाग कार्य करने में व्यय होगा और शेष भाग सिंक शीतल वस्तु को दी जाएगी। तो ये Q2 Q1 और ये आपका हो गया व्यवहारिक ऊष्मा इंजन। तब व्यवहारिक ऊष्मा इंजन में कार्य के होने के लिए सिंक का होना आवश्यक होता है। और यदि एक आदर्श इंजन की कल्पना करें, इसमें ली गई कुल ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो, तो इसे आदर्श इंजन कहेंगे, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। तो तप्त वस्तु स्रोत हो गया कार्यकारी पदार्थ, और कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ली जाए उच्च ताप पर। ली गई ऊष्मा का कुछ भाग कार्य करने में Q1 माइनस Q2 कार्य करने में व्यय हो जाएगा और शेष भाग शीतल वस्तु सिंक को दे दी जाएगी। तो ये व्यवहारिक इंजन। यदि आदर्श इंजन की कल्पना की जाए तो स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा का कुल भाग कार्य करने में व्यय हो जाएगा W = Q। ये आदर्श इंजन जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। अब द्वितीय नियम का बारे में केल्विन प्लांक ने कथन दिया
इनके अनुसार ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेकर कुछ भाग कार्य करने में व्यय करता है और शेष भाग सिंक को दे देता है। तो केल्विन प्लांक कथन के अनुसार कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप या स्रोत से ऊष्मा लेता है, कुछ भाग कार्य करने में व्यय हो जाता है और शेष भाग सिंक को दे देता है। कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसे आदर्श इंजन कहेंगे। स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। ऊष्मा द्वारा कार्य करने के लिए सिंक का होना है, सिंक मतलब शीतल वस्तु का होना आवश्यक होगा। अब केल्विन प्लांक कथन के बाद क्लासियस ने कथन दिया और क्लासियस का कथन रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन का ठीक विपरीत तरीके होता है। ऊष्मा इंजन में तप्त स्रोत के द्वारा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा ली जाती है, उसका कुछ भाग कार्य करने में व्यय होता है और शेष भाग सिंक को दे दी जाती है। जबकि रेफ्रिजरेटर में सिंक के द्वारा कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ली जाएगी जो उच्च ताप पर स्रोत को दे दी जाती है। इसमें सिंक से ली गई ऊष्मा को स्रोत तक देने के लिए वायु स्रोत से कार्य करना पड़ता है। ये आपका स्रोत द्वारा किया गया। तो ये आदर्श रेफ्रिजरेटर, व्यवहारिक रेफ्रिजरेटर, और ये आपका हो जाएगा आदर्श रेफ्रिजरेटर, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। मतलब कोई भी वायु स्रोत द्वारा किया गया कुल कार्य स्रोत तक नहीं दी जा सकती है। इसके लिए सिंक का होना आवश्यक होगा। कार्यकारी पदार्थ सिंक से ऊष्मा लेकर स्रोत को अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। ऐसा करने के लिए कार्यकारी पदार्थ पर वायु स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। तप्त वस्तु, शीतल वस्तु से ऊष्मा ली जाएगी जो तप्त वस्तु को दी जाएगी और इस प्रक्रिया में वायु स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि व्यवहारिक रेफ्रिजरेटर होता है। आदर्श रेफ्रिजरेटर की दशा में शीतल वस्तु द्वारा ली गई कुल ऊष्मा तप्त वस्तु को दे दी जाती है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं होता है। तो शीतल वस्तु द्वारा ली गई कुल ऊष्मा को तप्त वस्तु तक देने के लिए वायु स्रोत द्वारा कार्य का होना आवश्यक होता है। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन, दाब तथा ताप में से किन्हीं दो को नियत कर दें तो तीसरे के मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके बीच के संबंध को गैस समीकरण कहते हैं। किसी आदर्श गैस के नियत द्रव्यमान पर दाब, आयतन तथा परम ताप को P1, V1, T1 से प्रदर्शित करें और इनके बदलने पर मान P2, V2 और T2 हो जाए तो T1 नियत होने पर P1 दाब P1 से P2 और दाब परिवर्तित करने पर आयतन V1 से V' हो जाए तो बायल के नियमानुसार P1 V1 बराबर P2 V2। तो P2 V' और V' जो होगा वह V2 के माना गया है। तो P2 V' बराबर P1 V1। तो अंतिम आयतन V' बराबर P1 V1 बटे P2। समीकरण फर्स्ट। पुनः P2 को नियत रखकर यदि नियत रखा जाए तो परम ताप T1 से
T2 कर दिया जाए, जिससे गैस का आयतन V डैश से V2 हो जाए। तो चार्ल्स के नियमानुसार V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 और V डैश बटे T1 बराबर V2 बटे T2। तो V डैश बराबर V2 T1 बटे T2 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से V डैश बराबर और ये V डैश बराबर, तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर होंगे, तो दोनों के दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो P1 V1 बटे P2 बराबर V2 T1 बटे T2। आदर्श गैस के लिए PV बटे T कांस्टेंट K माना जाता है। तो PV बराबर K T, जहाँ K बराबर N के, जहाँ N अणुओं की संख्या और K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समीकरण 3 में K का मान रखने पर और K, तो PV बराबर N के T, PV T के मान समान होने पर N का मान भी समान होगा।